नमस्कार, जोहार। जिला दर्शन कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जिला दर्शन कार्यक्रम को बढ़ाते हुए आज का जो जिला है वो है साहेबगंज, बंगाल का प्रवेश द्वार। ध्यान दीजिएगा, राज्य का एकमात्र ऐसा जिला जिससे राष्ट्रीय नदी गंगा टच करती हो। मतलब साहेबगंज में एकमात्र गंगा नदी ही जाती है, मतलब एकमात्र जिला है जहां से गंगा नदी जाती है। बाकी किसी जिले में गंगा नदी टच नहीं होती है। समझेंगे, पूरा डिटेलिंग करेंगे इसको, है ना। अब यहां पे देखेंगे हम सबसे पहले इधर, तो इस तरफ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसके इतिहास को थोड़ा देख लेते हैं, है ना। उसके बाद अवस्थिति देखेंगे, बाद में देखेंगे यहाँ क्या फेमस है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, और साहेबगंज से आप क्या ले सकते हैं, लेना है, ठीक है ना। बाद में आप देते रहिएगा, सबको पहले लेना है। तो साहेबगंज के बारे में सबसे पहले समझ लीजिए। इसका थोड़ा सा इतिहास में ले लूं। देखिए, साहेबगंज संथाल परगना का एक जिला है। संथाल परगना में आते हैं टोटल 6 जिले। संथाल परगना जो प्रमंडल है उसका मुख्यालय है दुमका। संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कौन सा है? दुमका। तो संथाल परगना का एक जिला है साहेबगंज। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। संथाल परगना कब अस्तित्व में आता है? तो 17 मई 1983 ईस्वी को। कब आता है? 17 मई 1983 ईस्वी को। हालांकि इसमें 3 अनुमंडल थे, पाकुड़ भी इसका एक अनुमंडल था, लेकिन बाद में जब 1994 में पाकुड़ जिला बना 1994 में, तब इसमें अभी वर्तमान टाइम में 2 अनुमंडल हैं, ये भी याद रखिएगा। अब आते हैं साहेबगंज। साहेबगंज में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक व्यक्ति आया था, चीनी यात्री वेनसांग। वेनसांग लगभग 645 ईस्वी में आया था यहाँ। और वेनसांग किसके टाइम आया था? यहाँ पे राजा कौन था? भारत का राजा उस समय कौन था? तो हर्षवर्धन, एक हिंदू शासक था, बहुत ही बढ़िया शासक, हिंदू शासक हर्षवर्धन। तो ह से हर्षवर्धन और ह से वेनसांग, ये आया था और यहाँ के बारे में बताया था कि हाँ, कोई जगह है साहेबगंज, कोई जगह है तेलियागढ़ किला। ठीक, चलिए उसके बाद समझते हैं कि यहाँ पे बंगाल का प्रवेश द्वार तेलियागढ़ किला को क्यों बोलते हैं। देखिए, जब यहाँ पे मुस्लिम लोग आए थे ना, तो उन्होंने मतलब एक तरह से इस किले को, मतलब तेलियागढ़ जो किला है, हालांकि ये राजमहल पहाड़ी पर स्थित है, तो यहीं से मतलब अपना बहुत क्षेत्र विस्तार कर रहे थे। साथ ही साथ जब अंग्रेज यहाँ पे आधिपत्य किए, 1757 का लड़ाई लड़े, उनको 1765 की दीवानी मिली, तो बंगाल के रास्ते ही यहाँ आते थे। मतलब बंगाल से तुरंत घुस के तेलियागढ़ किला पहुंचते थे। और यही नहीं, आने वाले टाइम में जो मान सिंह सबसे इंपॉर्टेंट सेनापति था, सबसे प्रधान सेनापति अकबर का, अकबर काल में जो मान सिंह थे, वो मान सिंह राजमहल क्षेत्र को यहाँ के राजधानी, बंगाल की राजधानी बना चुके थे। हालांकि ये छोटा क्षेत्र था, तो बंगाल की राजधानी बाद में उन्होंने दूसरी जगह ट्रांसफर कर ली थी, लेकिन मान सिंह। और दूसरा एक चीज और याद रखिएगा, जामी मस्जिद, मान सिंह 16वीं शताब्दी में, 16वीं सदी में उत्तरार्ध मतलब आने वाले टाइम में यहां पे जब आए थे, तो ये जामी मस्जिद का निर्माण करवाए थे मान सिंह, जामी मस्जिद। अब ध्यान दीजिएगा, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, साहेबगंज में है, जामी मस्जिद कहाँ है? साहेबगंज में। इसे कहते हैं हदफ, लोग कहते हैं हदफ। हदफ का मतलब होता है लक्ष्य। हदफ एक मतलब वर्ड है इनका, अरबी फारसी का हदफ, लेकिन स्थानीय लोग इसे क्या कहते हैं? जामी मस्जिद। जामा मस्जिद मत याद कीजिएगा, जामी मस्जिद, जामी मस्जिद। ठीक है, तो हिस्ट्री कुछ इस प्रकार रहा था। हालांकि ये जब ये जिला का गठन हुआ तब तो इसका कहानी ही अलग है। चलिए समझते हैं। अब यहाँ पे झारखंड की ये नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूरब में है, झारखंड के उत्तर पूरब में। अगर मान लीजिए ये कुछ मैप है इस तरह से झारखंड का, यहाँ पे, यहाँ जहाँ जितना दूर में आपका लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो कुछ इस जगह पे आपका साहेबगंज मिलेगा, ऊपर वाले छोर पे। ठीक है, और वहीं से गंगा नदी आके निकल जाती है। ठीक, चलिए दूसरा चीज की, इसका अगर हम चौहद्दी की बात करें तो ऊपर में है कटिहार, मतलब उत्तर में है कटिहार यानी बिहार, दक्षिण में है पाकुड़, पूरब में है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में है गोड्डा। ठीक, ये समुद्र तल से 37 मीटर यानी लगभग 122 फीट ऊपर है। समुद्र तल से बहुत ज्यादा नहीं है, 37 मीटर या 122 फीट। क्षेत्रफल देखिए इसका 2 तरह से याद रखिएगा। सबसे पहले वन जो रिपोर्ट है 2019, उसके अनुसार है आपका 2063 वर्ग किलोमीटर, 263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन जिला वाले कुछ लोग तो कहते हैं 1599 है, लेकिन एक्चुअली देखिएगा तो 1702। जिला वाले जब साइट पे जाइएगा, देखिए इसलिए जिला वाले साइट पे बहुत ज्यादा विश्वास मत कीजिए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। आयोग कभी कभी ना अटपटांग क्वेश्चन कर देती है, उल्टा का पुल्टा दे देती है, तो आपको उस तरह से भी याद रखना है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा 1599 ना याद रख के 1702। आप जिला वाले साइड पे जाइएगा तो दोनों मिलेगा। देखिए जिला वाले साइड पे दोनों मिलेगा, एक जगह आपको 1599 वर्ग किलोमीटर मिलेगा, दूसरी जगह मिलेगा 1702। किसको मानिएगा? एक ही जिला है साहेबगंज, उसके साइट पे, ऑफिशियल साइट पे 2 डाटा। क्या बात है?
तो ये याद रखिएगा, यहाँ के डीसी जो हैं वो है राम निवास यादव और यहाँ का वाहन निबंधन संख्या है JH18। कोई गाड़ी खरीदते हैं साहेबगंज में तो JH18 से मिलेगा आपका नंबर, ठीक है। चलिए आगे, अनुमंडल पहले 3 थे अब 2 हैं, कौन कौन? तो साहेबगंज और राजमहल, ये बहुत फेमस है, साहेबगंज और राजमहल। प्रखंड यहाँ पे 9 हैं। अब 9 प्रखंड कौन कौन से हैं आपको याद कर लेना है, खासकर जो साहेबगंज देख रहे हैं वीडियो याद कर लीजिएगा, बाकी लोग भी याद कीजिए। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पहले का टाइम ये नहीं रहा कि मतलब लुसेंट या फिर कोई जनरल जीके का बुक पढ़े, झारखंड का बुक पढ़े और आपका काम हो गया। अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है। एक बात बताइए, आपके घर पास या आपके घर में काम करने के लिए 1000 लोग आते हैं, आपको 5 लोग रखना है, तो कहिएगा ना कि सबसे बेटर जो काम करता है हम उसी को रखेंगे, पैसा तो हमको उतना ही देना है। तो आयोग भी यही चाहती है, सरकार भी यही चाहती है कि बेटर स्टूडेंट को लाएं, बेटर कैंडिडेट को हम नौकरी दें। तो बेटर करने के लिए बेटर क्वेश्चन पूछेगा, तो कोई गारंटी नहीं इनका आयोगों का कि क्या क्वेश्चन पूछ दें। तो प्रखंड 9 याद रखिएगा, कौन कौन? साहेबगंज, मैं याद करा देता हूं, साहेबगंज, राजमहल, ये तो याद हो गया। उधवा पश्चिम बिहार याद रखिएगा, यही है उधवा। अब याद रखना बोरियो, अब बरहैत, ये 2 बोरियो और बरहैत, ब से बोरियो ब से बरहैत, ये 2 याद कीजिए। मंडरो, तालझारी, मंडरो और तालझारी, मंडरो और तालझारी। फिर है आपका पटना और बरहरवा, पटना और बरहरवा, पटना नहीं पटना और बरहरवा, ठीक। तो ये आपके 9 प्रखंड है। विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे 3 है, विधानसभा क्षेत्र कौन है? 3 है, और ये बहुत ही फेमस है साहेबगंज। अब बोलेंगे कैसे? मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री यहीं के विधायक हैं, अभी दिखाएंगे। विधानसभा क्षेत्र 3 राजमहल, राजमहल से 2 बार लगातार जीते हैं बीजेपी के अनंत कुमार ओझा, इनकी पकड़ है यहाँ पे राजमहल क्षेत्र पे। 2014 में भी इन्होंने विधानसभा सीट अपने कब्जे में लाया था और 2019 के इलेक्शन में भी अनंत कुमार ओझा यहाँ बीजेपी के विधायक हैं राजमहल से। दूसरा है बोरियो, बोरियो और बरहैत मेरे ख्याल से एसटी रिजर्व है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, हालांकि एसटी रिजर्व है। अब यहाँ पे दोनों जगह पे लगभग जेएमएम का मतलब एक तरह से वर्चस्व कहिए, जो भी कहिए, कभी कभी तो ये लोग भी हार जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा बरहैत बहुत ही फेमस, बरहैत या बड़हैत एक ही बात है ना। बोरियो से हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोबिन हेम्ब्रम, और बरहैत से या बरहैत से कौन है? तो ये जेएमएम के हेमंत सोरेन, जो कि भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, ये याद रखिएगा। लोकसभा एक ही सीट है, एसटी रिजर्व है ना। राजमहल, राजमहल से कौन है हमारे सांसद? तो विजय हांसदा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के। कौन है? विजय हांसदा, झारखंड मुक्ति मोर्चा। बंगाल का प्रवेश द्वार तेलियागढ़ किला, मैंने बताया था, यहाँ पे जो बंगाल का प्रवेश द्वार है, यहाँ पे लड़ाइयाँ भी हुई थी। कहा जाता है कि शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के बारे में समझते हैं ना, प्रथम अफगानी वंश सूरवंश, प्रथम अफगानी वंश सूरवंश, 2 अफगान वंश हुए हैं, ठीक है ना। और एक तो ये आपका लोदी वाला, बहलोल लोदी वाला, ठीक है, तो लोदी वंश, तो ध्यान दीजिएगा 2। तो ये जो शेरशाह सूरी थे, बहलोल लोदी, लोदी बाबर, हाँ ये दूसरा होगा, ठीक है ना। पहला तो बहलोल लोदी वाला होगा, दूसरा शेरशाह सूरी वाला होगा। तो 2 अफगानी वंश रहे थे, 2 अफगानी वंश मतलब 2 अफगान यहाँ पे रहे थे, और अफगानों और मुगलों का पट्टा ही नहीं था। हुमायूं कौन था? मुगल शासक था। बाबर की आर्मी में, बाबर की सैन्य बल में शेरशाह सूरी पहले थे, और टोटल टेक्निक मतलब मुगलों की ये जानते थे शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी जब गद्दी पर, बाबर की जब मौत होती है ना 1530 ईस्वी में, है ना, पान खो चल घर 4 लड़ाइयाँ लड़ता है, पानीपत का युद्ध, ख से खानवा, पान खो, ख से खानवा, च से चंदेरी, चल घर से घाघरा, 1526, 27, 28, 29 क्रमशः 4 युद्ध लड़ता है। पान खो चल घर मर जो, 30 में वो मर भी गए। इसके बाद हुमायूं शासक बनते हैं। हुमायूं को कहा जाता है कि ज़्यादा ये मतलब एक तरह से नहीं होता, धर्म में, ज्योतिषी में, इसमें ज़्यादा विश्वास करते थे। और देखिए ज्योतिषी में विश्वास कीजिए, लेकिन आपका जो मेन काम है जरूर कीजिए। इनका मेन काम क्या होता था? राजा का मेन काम क्या है? राज्य को चलाना, प्रशासन को ठीक से रखना। ये सब टेक्निक भुला गए, खाली 7 दिन में 7 रंग के कपड़े ही पहनने में रह गए। शेरशाह सूरी आया और इनको निपट लिया। चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, दोनों में इनको मात दिया था, और फिर ये भाग के उधर विवाह किए थे। तो सूरी और हुमायूं के बीच यहाँ पे तेलियागढ़ किला पे युद्ध भी हुआ था, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। चलिए, और ये भी याद रखिएगा साहेबगंज रेलवे स्टेशन से, ये तेलियागढ़ किला एक्चुअली है कहाँ? तो साहेबगंज रेलवे स्टेशन, उसके ठीक पहले एक रेलवे स्टेशन छोटा सा आता है, करमटोला रेलवे स्टेशन, छोटा सा रेलवे स्टेशन, करमटोला रेलवे स्टेशन, उसी के पास राजमहल पहाड़ी पर तेलियागढ़ किला स्थित है। आपसे पूछेगा तेलियागढ़ किला कहाँ स्थित है, तो राजमहल पहाड़ी बोलिएगा, ओके। और मैना बीबी का मकबरा भी यही है, मीरान का मकबरा भी यही है ना। तो मैना बीबी मकबरा, मीरान मकबरा सब यही है, ओके, याद रखिएगा।
जामी मस्जिद के बारे में मैंने बता दिया। जनजातियां यहाँ कौन कौन सी निवास करती है, तो संथाल परगना, प्रमंडले का नाम है संथाल परगना, जहां एसपीटी एक्ट लागू है। संथाली लोग तो भरे पड़े हैं, तो संथाल के बाद उरांव भी यहाँ लोग रहेंगे, है ना। उसके बाद माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया, ये मुख्यतः जनजातियां यहाँ निवास करती हैं, ठीक है। चलिए, जनसंख्या की मतलब जनसंख्या को अगर देखें तो इसका बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। 11,50,567, 11,50,567। मेल इसमें कितने हैं, मतलब पुरुष जनसंख्या कितनी है, तो 5,89,391। महिला जनसंख्या 5,61,176। लिंगानुपात की बात करें तो 952 महिला प्रति 1000 पुरुष पर है, मतलब 952 महिला है और 1000 पुरुष पर। बाल लिंग अनुपात थोड़ा सा ज्यादा है, 960 है, और जनघनत्व है 558 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए, अब आते हैं लिटरेसी की बात करते हैं, साक्षरता की बात। तो साक्षरता देखिए एक तरह से देखा जाए तो डाउन ही है इनका। पाकुड़ का 48.84% के आसपास है, सबसे कम। तो ये भी बहुत ज्यादा तो नहीं है, चलिए ठीक ठाक है, 52.04। मेल का, हालांकि ये 2011 के अनुसार है, अब 21 आ गया तो अब बहुत चेंजिंग आ गया होगा। मेल का परसेंटेज है 60.34%, 60.34%। और महिला साक्षरता दर कितनी है, तो 43.31%। पाकुड़ का 40% के आसपास है महिला साक्षरता दर, है ना, तो याद रखिएगा। नदियों में देखिएगा, एक अजय नदी, एक बांसलुई नदी, एक गंगा नदी, बहुत ही फेमस। अब अजय नदी को भी याद रखिएगा और गंगा नदी को भी याद रखिएगा, और करा भी देता हूं मैं। अब आते हैं गंगा नदी पे। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। मैं 3-4 पॉइंट याद करा रहा हूं, ये रट लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। मेरे क्लास में जब भी आप आते हैं तो कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, पता नहीं क्या मैं बोल दूं, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। गंगा कितने, मतलब गंगा कहां से निकलती है, तो उत्तराखंड से, है ना। गंगा कितने राज्यों से जाती है, 5 राज्य, उत्तराखंड, देन यूपी, उसके बाद बिहार, फिर झारखंड में मात्र 40 किलोमीटर, यही साहेबगंज, उसके बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, फॉरेस्ट गार्ड में, ये मेंस में या पीटी मुझे याद नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछे गए थे फॉरेस्ट गार्ड कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कहां है, पश्चिम बंगाल में। यही मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन किस तरह से होते हैं, यहां पे दिखा देता हूं मैं। मैंग्रोव वन कुछ इस प्रकार से होंगे, है ना। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंग्रोव वन में जो पौधे होते हैं इस तरह से, इस वाले से लिखता हूं मैं। मान लीजिए आप ये मतलब मिट्टी है, इसमें आप पौधा लगाइएगा तो आमतौर पे ऐसे होता है, मिट्टी के अंदर सोर मतलब समझते हैं जड़, ये जाता है, और ये ऊपर में आपका इस तरह से प्लांट निकलता है, ठीक। लेकिन मैंग्रोव वन में ध्यान दीजिएगा, इस तरह से रहेगा, मतलब ये है हमारा पृथ्वी, यानी नीचे का पार्ट। अब मैंग्रोव वन में क्या होगा ना कि इस तरह से आएगा प्लांट, इस तरह से कुछ है, नीचे इसका जड़ नहीं न जाके कुछ इस तरह खूंटी जैसा निकला रहेगा, यहाँ पे खूंटा जैसा, तो वो मैंग्रोव वन। और यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, बहुत ही फेमस। गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, एकदम नोट कर लीजिएगा। अगर डाटा चाहिए तो एनसीईआरटी का मैं दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए। 2525 किलोमीटर है, ठीक, गंगा नदी का। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी। 1465 किलोमीटर के आसपास, ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी, ये भी याद रखिएगा। चलिए आते हैं गंगा नदी पे। यहाँ पे गंगा नदी के किनारे माघी पूर्णिमा मेला लगता है। कब लगता है, माघ पूर्णिमा को। अब माघ किसे कहते हैं तो सुन लीजिए। पहला जो मतलब गांव में या ऐसे चलता है, मतलब जो पूजा पाठ में, चैत बैसाख माघ, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुवार कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, इस तरह से चलता है। मैं भी भूल गया थोड़ा सा, आप देख लीजिएगा। 2017 में यहाँ मोदी जी आए थे और बोले कि गंगा नदी पर बड़ा पुल बनना चाहिए। ये साहेबगंज लोगों का, यहाँ पे लोगों का डिमांड भी आया था, तो यहाँ पे गंगा नदी में बड़का पुल बनना चाहिए। तो गंगा नदी पर 2017 में मोदी जी 2266 करोड़ रुपए की लागत से एक पुल बनाने का मतलब शिलान्यास किए। साहेबगंज मनिहारी पुल, नाम क्या था उस पुल का, साहेबगंज मनिहारी पुल। साहेबगंज मनिहारी पुल, इसके बारे में बता देता हूं। भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी पुल, अभी बनी नहीं है। 31 अक्टूबर 2024 को यह बनकर तैयार होगा। क्यों नहीं बना है, क्यों इतना लेट हो गया, 2017 और कहां 24, तो बता देता हूं। चाइना की कोई कंपनी थी, उसके साथ मतलब इनका डीलिंग हुआ था कि वही बनाएगी। अब चाइना में अटर पटर जो चले ये सब कोविड-19 या पहले में मतलब बीच में हुआ था लद्दाख वाले एरिया को लेके या अरुणाचल वाले एरिया को लेके घुसपैठ जो कर रहे थे, उस समय देख के उनकी कंपनी को भगा दिया। उसके बाद अभी
मेरे ख्याल से जापान की कंपनी कोई ली है, ठीक है, तो वो अभी इस पे काम करेगी। अच्छा, दूसरा चीज, मनिहारी कहाँ है? कटिहार में। इससे क्या होगा कि बिहार, नेपाल, है ना, और असम, ये सब जुड़ जाएंगे इससे। तो गंगा नदी पर ये लगभग 6 किलोमीटर, नदी पर, केवल गंगा नदी पर 6 किलोमीटर, और जो दोनों तरफ सड़क जुड़ेगा वो लगभग 16 किलोमीटर। तो टोटल लंबाई हो गया 22 किलोमीटर, लेकिन एक्चुअली पुल का ही देखा जाता है तो 6 किलोमीटर। मैं एक चीज बता देता हूं, भारत की तीसरी सबसे लंबी, पहली सबसे लंबी नदी तो उसका नाम है ढोला सादिया पुल। ढोला सादिया पुल अरुणाचल प्रदेश में है। ढोला सादिया पुल, या उसको बोलते हैं भूपेन हजारिका पुल, भारत की सबसे लंबी सड़क नदी पुल, सड़क पर है, ठीक है। लगभग 9.15 किलोमीटर, लगभग 9.15 किलोमीटर वो है उसकी लंबाई। अब गंगा नदी पर जब ये बनेगा तो ये 42 पिलर इस पे होंगे, 42 पिलर पे खड़ा होगा 6 किलोमीटर में, ठीक है। साथ ही साथ ये इसमें 4 लेन सड़क पुल बनेगा, 1 लेन, 2 लेन, 3 लेन, 4 लेन बनेगा, ठीक है। चलिए, गंगा, अब गंगा नदी से संबंधित चीज समझ गए। एकमात्र ऐसा जिला साहिबगंज है जहां से गंगा नदी गुजरती है। अब पर्यटक स्थल की बात करें तो यहां मंदिर 3 बहुत फेमस है। विंध्यवासिनी मंदिर, दूसरा मंदिर है शुक्रवासिनी मंदिर, और एक है कन्हैया मंदिर। कन्हैया मतलब माखन चोर, कृष्ण जी का मंदिर है, और ये गंगा तट पर ही मंदिर स्थित है। गंगा नदी से एक चीज और याद रखिएगा, गंगा में जब भी शाम टाइम होगा ना तो सूर्यास्त का नजारा बहुत अच्छा दिखता है। वहां आप बहुत फोटो खींचेंगे तो पीछे सूरज और गंगा नदी एक साथ लगभग दिखता है, तो बहुत ही जबरदस्त नजारा है। लेकिन साहिबगंज में एक एरिया है राजमहल, वहां पे, ठीक। चलिए, अब यहां प्रपात की बात कर लें तो मोती झरना प्रपात बहुत ही फेमस। मोती झरना प्रपात की चाहे झरना की बात एक ही है, थोड़ा इसका हालांकि ज्यादा ऊंचाई नहीं है, ज्यादा ऊंचाई से नहीं गिरता, इसलिए लोग झरना कह देते हैं। 40 मीटर, ठीक है। ये तालझारी प्रखंड में पड़ता है और राजमहल पहाड़ी के पास है। राजमहल पहाड़ी से गिरता है ये नीचे, और ये गिराती कौन सी नदी है तो अजय नदी, अजय नदी का पानी गिरता है। सिंघी दलान राजमहल में है, बहुत ही फेमस सिंघी दलान, ये भी आप घूम सकते हैं। और पथोरा झील, ये है उधवा में पथोरा झील, और पथोरा झील में याद रखिएगा ये हालांकि उधवा पक्षी विहार के पास ही है, मतलब उधवा में ही है ना, तो वही है। और यहाँ पे एक फेमस चीज है कि वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि उधवा पक्षी विहार में विदेश के आते हैं पक्षी। झारखंड और बिहार का एकमात्र पक्षी आश्रय स्थल यही है, उधवा पक्षी विहार। तो यहाँ विदेशों से आते हैं और तरह तरह के आएंगे, क्या आएंगे, स्पूनबिल, स्पुतनिक नहीं बोल रहा हूँ, स्पूनबिल, जगाना, हीरोइन, स्ट्रोक, पता नहीं क्या आते हैं, किंगफिशर मछली के रूप में, ये सब आते हैं। तो यहाँ आके ये लोग कुछ दिन रहते हैं, फिर वो चले भी जाते हैं। चलिए, उधवा पक्षी विहार की बात करें, हाँ 2-3 चीज इधर छूट गया था। जीवाश्म पार्क मंडरो में है। जीवाश्म पार्क कहाँ है? फोसिल पार्क। आपको कमेंट करना है कि फोसिल प्लानेट किसे कहा जाता है। आई रिपीट, फोसिल प्लानेट किसे कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी वालों के लिए जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है, ठीक। तो चलिए, जीवाश्म पार्क मंडरो में है। माउंटेन व्यू 3 पहाड़ बोरियो रोड के पास है। माउंटेन व्यू कहाँ है? 3 पहाड़ बोरियो रोड, ठीक, ये भी याद रखिएगा। उधवा पक्षी विहार झारखंड बिहार का एकमात्र पक्षी आश्रय स्थल है। यहाँ 1991 ईस्वी में इसको पक्षी विहार की मान्यता दी गई थी, 1991 में। साहिबगंज से आप जाएंगे तो लगभग 42 किलोमीटर दूर है। हालांकि इसका एरिया छोटा ही है, 5.6 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 5.6 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ज्यादा नहीं है। अब आते हैं एक बहुत ही, अगर मैं साहिबगंज पढ़ाऊं और नाम ना लूं सिद्धू कान्हू का, तो ये तो बहुत गलत बात होगी, क्योंकि सिद्धू कान्हू यहाँ के जननायक थे। यही नहीं, अंग्रेजों को धूल चटाने वाले, मतलब जबरदस्त संथाली थे। अगर संथालों में मैं बोलूं, सीना ठोक के किसी को कहना हो, नाम लेना हो, तो सिद्धू कान्हू का लीजिएगा। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, वाह रे ये वीर सपूत, अंग्रेजों के नाक में दम कर रखे थे। हालांकि इनको धोखे से पकड़ा गया था, फिर बाद में देखिए, जिससे आप लोग नहीं जीत पाते हैं, उसको धोखे से ही पकड़ा जाता है। चलिए, भोगनाडीह और शहीद स्थल यहां पे आपको देखने को मिलेगा। 30 जून को हूल दिवस मनाते हैं लोग, किस लिए? क्योंकि इसी दिन आंदोलन हुआ था, हूल आंदोलन या संथाली विद्रोह, या उसको हम बोलते हैं, उसके कई नाम है, संथाल विद्रोह, खूनी विद्रोह, हूल आंदोलन, मुक्ति आंदोलन। 30 जून 1855 को भोगनाडीह गांव से 20,000 संथाली लोग एकदम हुलू 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 करने लगे थे, और यहां नारा दिए कि अपना देश अपना राज, भागो एकदम अंग्रेज, बाहर अंग्रेज, डीको एकदम बाहर, आउट। ये इतने तगड़े थे। और इनके साथ सिद्धू कान्हू, 2 भाई तो हो गए, चांद भैरव 4 भाई, झानो और फूलो 2 बहनें भी थी।
पूरा खानदान ही लड़े और लड़ के अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। सिद्धू कान्हू का जन्म हुआ था, सिद्धू का 1815 में, कान्हू का 1820 में। कहां हुआ था? तो बरहैत प्रखंड के भोगनाडीह गांव में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। भारत की प्रथम जन क्रांति कही थी संथाल विद्रोह को किसने? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की एक रचना है दास कैपिटल, और दास कैपिटल में इन्होंने क्या बताया है? दुनिया के मजदूरों एक हो। ठीक है, चलिए उद्योग यहां पे क्या क्या है तो ध्यान दीजिएगा। चाइना क्ले फैक्ट्री राजमहल में, चाइना क्ले फैक्ट्री राजमहल में है। और दूसरा है टिकन मैन्युफैक्चरिंग, चिकन नहीं याद करना है ना, टिकन मैन्युफैक्चरिंग। और दामिने को, यहां पे दामिने को इस इलाके को बोलते थे, फारसी में इसका अर्थ होता है पहाड़ियों की स्कर्ट, पहाड़ियों की स्कर्ट। तो जो ये आपका था साहबगंज, बंगाल का प्रवेश द्वार, यहां से मैंने काफ़ी कुछ आपको सिखाने का, बताने का, आपके दिमाग में लाने का प्रयास किया है और आप इससे कुछ सीखिए। जिला दर्शन कार्यक्रम का जल्दी जल्दी मैं एपिसोड खत्म करूंगा ताकि आपका नेक्स्ट वीडियोस भी आपको जल्दी मिल पाए। तो चलिए, आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।